बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़, मैं हूं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, क्या मौजूदा हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर सकेगी? जिस तरह के मौजूदा हुकूमत को संगीन तरीन बहरानों का सामना है, क्या हुकूमत इन तमाम बहरानों से नबर्द आज़मा हो सकेगी? इसके अलावा जिस मकसद के लिए सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए गए थे, वो अभी तक उसका अमल मुकम्मल क्यों नहीं हो सका और सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच अचानक से गैर फाल क्यों हो गया है? इसके अलावा क्या इमरान खान माफी मांग लेंगे हुकूमत से? क्या आजादी के एवज इमरान खान सियासी खुदकशी कर सकते हैं या बुशरा बीबी उन्हें मजबूर कर सकती है? इसके अलावा आज के व्लॉग में हम अहम तरीन जिस मौजू पर बात करेंगे, जिसका मैंने कल आपसे वादा किया था, वो ये है कि एक इंडियन रॉ का एक बहुत बड़ा एजेंट रहा है और इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एनएसए का सरबरा अजीत डोवल, जिन नाज़रीन अजीत डोवल के सर पर कश्मीर का इंतकाम सवार है। अजीत भारत की सिक्योरिटी को नाकाबिले तस्खीर बनाना चाहता है। अजीत कहता है कि कश्मीर का बदला बलूचिस्तान से लेंगे, गिलगित से लेंगे और फिर सिंध से लेंगे। अजीत डोवल कहता है कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को हर सूरत में नुकसान पहुंचाना है और ये वही अजीत डोवल है कि जो मुतवातिर 6 से 7 साल तक पाकिस्तान की और कौटा की गलियों की खाक छानता रहा ताकि उन्हें एटमी असासों के राज मिल सकें। अजीत डोवल खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और फिर बलूचिस्तान में राजी अजोई संगार पर अरबों रुपए खर्च करता रहा ताकि पाकिस्तान में खतरनाक किस्म की अलहदगी की तहरीक को जन्म दिया जा सके। अजीत डोवल को एक सफीर, एक पाकिस्तानी सफीर और फिर नवाज शरीफ और फिर एक जर्नल ने कहा उनसे मुलाकात की और उन मुलाकातों में कौन सी चीजें हुई? क्या अजीत डोवल भी उसको कहते हैं? क्या वो नवाज शरीफ से मिलने के लिए लाहौर भी आ चुके हैं? इसके अलावा अब अजीत डोवल ने ठान रखी है कि 2025 में बलूचिस्तान को हर सूरत में पाकिस्तानी तसल्लुत से आजाद करवाना है, यानी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदगी की तरफ ले जाना है। भारत क्या करता रहा और हम क्या करते रहे? आज के ये मौजूद आपसे छोटी सी गुजारिश कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंच सकें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अजीत डोवल के हवाले से। आपको बताता चलूं कि इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि इंडिया मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान में पंजे गाड़ता रहा और फिर हम सोते रहे। गिलगित से गवादर तक नफरत के बीज बोता रहा और हम सोते रहे। तहरीक तालिबान बीएलए जीएस सिंध पर मुतवातिर वो सरमायाकारी करता रहा, अलहदगी की तहरीकें चलाने के लिए बहुत कुछ करता रहा, लेकिन हम सोते रहे। राह आजादी से मुनज़्ज़म तहरीकों को परवान चढ़ाता रहा और हम सोते रहे। एटमी प्रोग्राम को हदफ बनाने की कोशिश करता रहा। रॉ के एजेंट आजादी से यहाँ पर आते रहे, जाते रहे, कौटा में घूमते रहे और हम सोते रहे। नवाज शरीफ ये देखें दोहरा मैार इस मुल्क का कि जिसने इस मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अगर नवाज शरीफ फौज को गाली दे तो उसको कुछ नहीं कहा जाता, अगर इमरान खान फौज को गाली दे तो उसको भी कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन अगर सिंधी, बलोच, पख्तून कुछ कहे तो उनके सीने में गोली उतार दी जाती है या उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता है। ये दोहरा मैार पाकिस्तान का कि जिसने तबाह कर दिया है इस पाकिस्तान की यकजहती को, एक कौमी यकजहती को बर्बाद करके रखते हैं, जिसका बुनियादी सबब यह है कि हमारी आर्म फोर्सेस अब प्रोफेशनल नहीं रही। वो प्रोफेशनल बिजनेस संभालने वाले एक टाइकून बन चुके हैं। अब वो प्रोफेशनल फौज नहीं है हमारे पास। ये हमारी बदकिस्मती है कि दुनिया में मुल्क फौज चलाते हैं और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जिसको फौज चला रही है। बदकिस्मती है कि आप देखें कि इस वक्त भी ग्रीन इनिशिएटिव जैसे प्रोग्राम चलाकर और दरिया सिंध से 6 नहरें निकालकर अपनी जमीनों को आबाद करने के नाम पर सिंध को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। जहां ऐसी सूरत हाल होगी वहां यकीनन दुश्मन किसी न किसी तरीके से फायदा हासिल करने की कोशिश जरूर करेगा। जिस तरह मैंने इब्तिदाई में आपको कहा था, अजीत डोवल कौन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अजीत डोवल कौन है। 20 जनवरी 1945 उत्तराखंड, ये मेजर जी.एन. डोवल का बेटा था और ये एएसपी भर्ती हुआ था 1968 में और फिर
केरला में 1971 में जब नूरजहां होटल के एक जूता फेंकने के मामले पर मजहबी फसादात भड़क उठे थे, तो वहां से इन पर शोहरत की देवी बहुत बड़ी मेहरबान हुई और उसके बाद फिर इनको शोहरत लेकर जाती रही। और उसके बाद मिजोरी और सिक्किम में भी जब बगावत ने सर उठाया तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसी अजीत दोवल को इस्तेमाल किया और उस बगावत को कुचल डाला। इसके अलावा पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रुकवाने के लिए, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के राज हासिल करने के लिए इंदिरा गवर्नमेंट में इसी अजीत दोवल को पाकिस्तान का सफीर यानी फर्स्ट सेक्रेटरी मुकर्रर करके और पाकिस्तान भेजा गया, जो 7 से 8 साल यहाँ पाकिस्तान की खाक छानता रहा, कहूटा में रहता रहा, भेष बदल बदल के। और 2 बार उसको कुछ लोगों ने पकड़ भी लिया था, जब उनके एक मर्तबा उनकी दाढ़ी उतर रही थी और एक मर्तबा बहरहाल कुछ ऐसा था कि 2 मर्तबा ये पकड़ा गया, लेकिन दोनों मर्तबा उनको किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने नहीं पकड़ा और फिर वो आजादी से घूमता रहा। ये वो अजीत दोवल है जिसको 1992 में भारत गवर्नमेंट ने बर्तानिया में कुछ ऑपरेशन पर भेजा और उसने वहां पर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। इसके अलावा 1998 24 दिसंबर 1999 को एक इंडियन तैयारा IC-814 हाईजैक होता है और ये तैयारा चला था जो है वो नेपाल से, और जिसको पहुंचना था दिल्ली, लेकिन वहां वो नहीं पहुंच सका। फिर उसको अमृतसर उतारने की कोशिश की गई, फिर उसको पाकिस्तान के चंद एयरपोर्ट्स पर उतारने की कोशिश की गई, फिर उसको यूएई ले जाया गया और बिलाखिर वो काबुल पहुंचा, जहां पर जो है वो हरकतुल मुजाहिदीन के लोगों ने उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। और फिर हरकतुल मुजाहिदीन ने डिमांड रखी कि हमारे 36 कैदी जो भारतीय जेलों में बंद हैं उनको रिहा किया जाए और कम से कम 200 मिलियन रुपीस हमें या डॉलर हमें दे दिए जाएं। तो बहरहाल इसमें भी अजीत दोवल बीच में आए, टेररिस्ट से या हाईजैकर्स के साथ इसने मुज़ाकरात किए और फिर मौलाना मसूद अजहर समेत कुछ जो है हरकतुल मुजाहिदीन के लोगों को इंडिया को छोड़ना पड़ा। ये पहला ऑपरेशन था कि अजीत दोवल, जिसको इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, जो नाकाबिले तस्खीर तस्वर किया जाता है, अजीत दोवल जिससे भारत की जिस सरकार ने टकराया वो सरकार तक खत्म हो जाती रही, वो अजीत दोवल यहाँ पर हाईजैकर्स के मुतालबात मानने पर मजबूर हो गया। इसके अलावा उसको फिर बाद में 8 माह के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिया का डायरेक्टर भी बनाया गया और रिटायरमेंट के बाद भी वो रॉ से जुड़ा रहा। आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा मामला एक बता दूं, आपको याद होगा कि 2005 में दाऊद इब्राहिम की बेटी मारूफ की शादी हुई थी पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद के साथ। 9 जुलाई मक्का में निकाह हुआ था। फिर उनका जो रिसेप्शन दिया गया था ग्रैंड हयात होटल दुबई में, वहां पर अजीत दोवल ने एक ऑपरेशन प्लान किया था कि यहां पर उसने हर सूरत में दाऊद इब्राहिम को पकड़ना है। तो इसके लिए उसने जो मनसूबाबंदी बनाई उसमें छोटा राजन की भी मदद ली और कुछ अंडरग्राउंड टेररिस्ट या जो क्रिमिनल्स थे उनकी भी मदद ली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मामले में इंडियन पुलिस ने बेखबरी में इसका पूरा ऑपरेशन नाकाम बना दिया। आज तक ये दूसरी नाकामी अजीत दोवल की कि दाऊद इब्राहिम और हाईजैकर्स के बाद दाऊद इब्राहिम को न पकड़ पाना, ये इसकी दूसरी बड़ी नाकामी अजीत दोवल की। और फिर इसने गुजरात में रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी बनाई। और उसके अलावा मैंने आपको जिस तरह बताया कि एक पाकिस्तानी भी अजीत दोवल की एक फर्म में काम कर रहा है, जिन उनका बेटा है जो शूरिया डोवाल, और उसने एक टॉर्च नामी कंपनी सिंगापुर में कायम की और उसका जब संगे बुनियाद रखा तो उसमें शूरिया डोवाल के साथ एक पाकिस्तानी शहरी सैयद अली अब्बास भी इनका पार्टनर था, जो बाद में इसी की वजह से जो है वो अजीत डोवाल को इंडिया में शदीद किस्म की मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। इसके अलावा विवेक डोवाल जो इनका दूसरा बेटा है वो भी इसी तरह करप्शन में मुलविस रहा है। तो अजीत डोवाल इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है बलूचिस्तान में किसी भी तरीके से
कुछ भी करके एक जो है वो एक अलहदगी पसंदी की तहरीक चलाए। और इस वक्त अजीत डोवल का टारगेट है कि 2025 बलूचिस्तान की आजादी का साल हो। यही वजह है कि इंडियन जो मीडिया है वो किस तरीके का प्रोपेगेंडा कर रहा है, और उसमें कुछ कांधे हमारे अपने भी हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आजादी का ऐलान कर दें, अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरखास्त को सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला इस वक्त वहां कोई हुकूमत नहीं। Astute politicians in Pakistan today. He has been part of several coalitions. He's been chairman of Kashmir Committee. He was chairman of the Pakistan Democratic Movement that removed Imran Khan through a no confidence motion. He is a heavyweight. This is what Maulana Fazlur Rahman is saying, that despite all that you have thrown on the Baloch, they are not giving up, and they are today in a position to declare that India has shifted its gear from the defensive move to defensive offense. They will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. अब दोबारा से बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने के लिए ना केवल इंसर्जेंसी बल्कि पॉलिटिकल मूवमेंट ने तूल पकड़ ली। इनफैक्ट एक फीमेल बलोच लीडर, उनको गिरफ्तार भी किया गया है, और उन्होंने इंडिया से यह रिक्वेस्ट की है, गुहार लगाई है कि इंडिया बलूचिस्तान की मदद करे। आखिरकार हम कहते हैं अगर इतनी हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो, कम एंड फाइट विद अस। ये वही बुज़दिल है जिनकी पत्नियां बंगालियों में उतारी थी। जब अपने से ताकतवर बोझ के सामने आते हैं तो पत्नियां उतर जाती है। नाज़रीन, इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि हालात कुछ अच्छे नहीं है, सूरत हाल बेहतर नहीं है। बलूचिस्तान रेत की तरह हमारी मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। पुलिस ने बलोच यकजहती कमेटी की चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महरन बलोच और 150 दीगर अफराद के खिलाफ मुर्दा खाने से लाशें जबरदस्ती ले जाने, तशद्दुद पर उकसाने और दीगर मुबैना जराइम के इल्जाम में FIR दर्ज कर ली है। इस तरह के और भी बहुत सारी FIR दर्ज करनी है, लेकिन सवाल फिर भी वही आता है कि क्या बलूचिस्तान का मसला इसी तरह हल होगा? मसला ये है कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि बलूचिस्तान यानी कोयटा, वहां पर जो भी कोर कमांडर तैनात होते रहे, जो भी कस्टम हुकाम तैनात होते रहे, जो भी फौजी अफसरान तैनात होते रहे, उनके असासे, उनके बैंक बैलेंस बढ़ते रहे, दूसरी तरफ दहशतगर्दी बढ़ती रही। BLA कहां से आई, कैसे आई, किस तरह ऑपरेट करती रही, किस तरह असला पहुंचता रहा, TTP कैसे इनके साथ जुड़ गई, किस तरह अफगानिस्तान से नेटो का असला बलूचिस्तान के पहाड़ों में पहुंचा। हम सो रहे थे, हम बहुत गहरी नींद सो रहे थे। जिस तरह मैंने आपको पहले एक प्रोग्राम में बताया था कि जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग से पहले ISI को एक इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, एक खबर थी, इनको पता था, एक अलर्ट मिल चुका था, इनको बताया जा चुका था कि भाई 3 मार्च को या 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस हाईजैक होगी या कोई बड़ा वाकया होगा। और फिर स्पेसिफिक जगह तक बताई गई थी, दर्रा बोलान की, लेकिन उसके बावजूद हम सोते रहे और जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हो गई। तो इस वक्त गिलगित से लेकर गवादर तक, क्योंकि गिलगित से गवादर से लेकर गिलगित तक ये वहां पर एक अलहदगी पसंदी की को हवा दे रहे हैं, और अजीत डोवल का नेटवर्क यहां बलूचिस्तान में पंजे गाड़े बैठा है, ईरान से, अफगानिस्तान से, यहाँ लोकल उनके जो स्लीपर सेल्स है उनके जरिए यहाँ पर हमले पे हमला किया जा रहा है। और इंडिया हर सूरत में पता नहीं कश्मीर का कौन सा हमसे बदला लेना चाह रहा है, लेकिन हम हैं कि कुछ नहीं कर पा रहे। हमने एक पकड़ लिया एक रॉ का एजेंट जो था कुलभूषण यादव, बस सब उसी में खुश है कि हमने कुलभूषण यादव को पकड़ा। न जाने कितने कुलभूषण यादव इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, न जाने कितने कुलभूषण यादव यहाँ पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ महकमों में अफसरान हैं। जिस तरह कुछ रॉ के अब लोग पाकिस्तान की मुसल्लह फौज में, नेवी में, पुलिस में आला ओहदों तक पहुंच गए, लेकिन हमें पता न चला। पता चला तो उस वक्त चला जब हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लीक होके वहां पहुंच चुकी थी। तो बहरहाल अजीत डोवल इस वक्त पूरे मिशन पे है। अजीत डोवल का मिशन बलूचिस्तान की अलहदगी है। अजीत डोवल का मिशन 2025 बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करवाने का मिशन है। सेकंड के उसके बाद फिर गिलगित बिल्तिस्तान, फिर आजाद कश्मीर और फिर सिंध में जिया सिंध तहरीक को
प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है और इस हवाले से राब्तों की भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं। लेकिन इस वक्त अगर हमने आंख न खोली तो फिर मेरे ख्याल में कि हमें ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत जो जमीनें हमें मिली हैं, हमारी फौज को चाहिए कि वहां पर हल चलाती रहे, टैंकें ले जाए, वहां पर जमीन को खोदे और फिर वहां पर मूंगफली का फसल बहुत अच्छा होगा क्योंकि रेत है तो जबरदस्त काम हो जाएगा वहां। अब ये काम करते रहो। इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि पाकिस्तान क्या मौजूदा हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर पाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए कि मौजूदा हुकूमत बदतरीन बहरानों की जद में है। जिस तरह मैं मुतवातिर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के हवाले से आपको व्हील ऑफ करके बताने की कोशिश कर रहा था कि राना तनवीर मुतवातिर मिस जो है वो इंफॉर्मेशन करके और बेबुनियाद किस्म का प्रोपेगेंडा करके यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को बदनाम करते हैं। लेकिन आज उन्होंने तस्लीम किया है कि अब तो शर्म आनी चाहिए राना तनवीर को। इस वक्त पाकिस्तान को बदतरीन चीनी के बहरान का सामना है। 7.5 लाख मेट्रिक टन अपने पास चीनी ना होने के बावजूद हमने अपनी चीनी एक्सपोर्ट कर दी और आज हुकूमत कह रही है कि जी कोई बहरान नहीं है, मार्केट में तो 160 रुपए किलो चीनी मिल रही है और बदबख्तो 180 से 200 रुपए किलो बिक रही है चीनी। और अब इतना बड़ा राना तनवीर डूब कर मर जाओ तुम बेगैरत। जिस तरह तुम कह रहे हो ना कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में तो चीनी 153 रुपए मिले, तो यूटिलिटी स्टोर्स बचे कहां है? चीनी वहां पर है कहां? झूठ क्यों बोलते हो कौम के साथ? नाज़रीन, ये हुकूमत मुझे चलती हुई दिखाई नहीं दे रही, इसलिए कि ये हुकूमत वाहिद हुकूमत है जो बहरानों को खुद दावत देती है, कहती है आ हाथी मुझे लतार। ये ऐसी सिचुएशन, मैं सिर्फ चंद बहरान आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। मसला ये है कि ईद के बाद मौजूदा हुकूमत को बदतरीन किस्म की तहरीकों का सामना है। एक तरफ पीटीआई है, दूसरी तरफ JUI है। इससे निकलेंगे तो देखें आगे क्या होता है। उसके अलावा वजीर आजम ने ऐलान किया था कि हम बिजली के पर यूनिट 8 रुपए हम कमी का एक तारीखी ऐलान करेंगे। 23 मार्च को 23 मार्च गुजर गई, IMF ने इन्हें ऐलान नहीं करने दिया। इसके अलावा बिल्डर्स के हवाले से उन्होंने एक पैकेज का ऐलान करना था, वो भी IMF ने मना कर दिया और वो भी नहीं हो सका। बिजली का बिल आज भी वही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया था कि हम रिकॉर्ड कमी करेंगे, लेकिन वो भी कमी ना हो सकी। बेरोजगारी की शरह में मुतवातिर इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इत्तेहादी होने के बावजूद वफाक के खिलाफ सिंध में बाकायदा एक तहरीक शुरू कर रखी है, जो ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के हवाले से जो 6 नहरें निकालने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मुनाफकत करती है, मुनाफकाना रविश रखती है, मुनाफकाना पॉलिसीज अडॉप्ट करती है, मुनाफकाना सियासत करती है। जिस तरह गुज़िश्ता रोज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूह तड़प उठी होगी जब आसिफ अली जरदारी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी जो है वो सनम भुट्टो को निशाने पाकिस्तान का अवार्ड दिया होगा। कितनी अफसोस की बात है ना। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शान ऐसा है कि उसको आसिफ अली जरदारी जैसा सदर उसको अवार्ड दे? कितनी डूब मरने का मकाम है इस कौम के लिए कि जो कौम अपने अजीम हीरो की कुर्बानियों को याद आज तक करती आ रही है, जिसके लहू के एक एक कतरे का आप खा रहे हो, आप सदर बने हुए हो, उसी के साथ मजाक करते हो। ये अवार्ड है आपका। एक तरफ आप आसिफ जरदारी को अवार्ड दे रहे हो, अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अवार्ड दे रहे हो, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ आप अवार्ड दे रहे हैं जनाब डॉक्टर आसिम को। डॉक्टर आसिम कौन है आपको पता है? डॉक्टर आसिम वही है ओमनी ग्रुप वाला, मनी लॉन्ड्रिंग वाला, वही है जाली अकाउंट्स वाला। उसको भी आप वहीं पे अवार्ड दे रहे हो। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अवार्ड और डॉक्टर आसिम का अवार्ड एक जैसा कैसे हो सकता है? एक ओमनी का अक्यूज्ड अपना आसिफ अली जरदारी, दूसरे ओमनी के अक्यूज्ड अपना डॉक्टर आसिम को अवार्ड दे रहे हैं, तमगे से नवाज रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जरूरत नहीं है आपके जैसे लोग उनको तमगों से नवाजे। शर्म करें कुछ। ये बात यहां खत्म नहीं होती जनाब। ये इस तरह नहीं है कि सिर्फ यहां पर बात हुई और खत्म हो गई। एक और साहब भी हैं जी, उनको भी इन्होंने अवार्ड दिया। वो कौन है? उमर फारूक ज़हूर। उनको भी जो है वो तमगा दिया गया है, उससे नवाजा गया है। पता है आपको उमर फारूक ज़हूर कौन है? ये वो है जिसको बैंकॉक पुलिस ढूंढ रही है, जिसको इंटरपोल ढूंढ रहा है। ये वो उमर फारूक ज़हूर है जिसने इमरान खान की खाने काबा वाली घड़ियां खरीदी थी।
घड़ियां खरीद के फरागोगी से और फिर उस पे सियासत की थी और खुद अच्छा बच्चा बन के पाकिस्तान आया था और अपने केस खत्म करवाए थे कि मैंने इमरान खान को बदनाम करवाया है। एक क्रिमिनल टाइप का शख्स, वो उनको हम इतने बड़े एजाजात से नवाज रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उमर फारूक जहूर और डॉक्टर आसिम और जुल्फकार अली भुट्टो को आपने एक ही सफ में खड़ा कर दिया। ये तो है आपकी पॉलिसीज। इसके अलावा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सिंध और पंजाब में पावर शेयरिंग पर लड़ाई आपके सामने है। खैबर पख्तूनख्वा में खून बह रहा है, बलूचिस्तान में खून की होली खेली जा रही है। इसके अलावा आप देखें तो तुरखम बॉर्डर पर शिद्दत और तनाव मौजूद है और 31 मार्च को आपने तमाम अफगानियों को पाकिस्तान से निकालना है। ये एक बहुत बड़ा मामला आपकी तरफ सामने खड़ा हुआ है। क्वेटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस अभी तक मुअत्तल है क्योंकि कुछ थ्रेट अलर्ट्स ऐसे आए हैं कि जिनकी असेसमेंट की जा रही है और जब करनी थी तब तो की नहीं और आज असेसमेंट कर रहे हो, तो जो उसकी असेसमेंट हो रही है। और तीसरी तरफ एमक्यूएम की बहुत अहम इत्तेहादी जमात एमक्यूएम ने भी हुकूमत को भत्ते की पर्चियां भेजना शुरू कर दी हैं, यानी हमारा भत्ता खत्म हो गया, जल्दी से हमें भत्ता दो, नहीं तो हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे। एमक्यूएम वालों से पूछो कि बेशर्मो तुम लोगों की तो इतनी औकात नहीं है कि जब मुस्तफा कमाल को वजीर बनाया गया था तो उस वक्त एमक्यूएम के लोगों को क़यादत कोई पता नहीं था कि मुस्तफा कमाल वजीर बन रहा है। आपकी तो टक्के की भी औकात नहीं है। आप तो बेटा येस मैन हो, खड़े रहो, जो भत्ता मिले थोड़ा बहुत खा लो, उससे गुजारा करो। तो इस तमाम सूरत हाल में आप देखें तो पाकिस्तान की मौजूदा जो इस वक्त हमारी मौजूदा हुकूमत है, क्या वो आपको आईनी मुद्दत पूरी करते हुए दिखाई दे रही? क्या इसी हुकूमत ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस नहीं बनाए? क्या पंजाब में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने? क्या खैबर पख्तूनख्वा में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने? क्या बलूचिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने? क्या आईनी मसाइल सिर्फ सिंध और वफाक में थे? कहां थे? और जो इस सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो पिछले एक हफ्ते से गैर फाल है और ये पूरा हफ्ता गैर फाल रहेगा। क्यों? इसकी कारकर्दगी क्या है? किसी ने जाकर हमसे पूछा है कि भाई आप लोगों ने क्या किया है सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ? इंट्रा कोर्ट अपील अभी तक आप लोगों से समेटी नहीं जा रही। आगे जो है मखसूस निशस्तों का केस पड़ा हुआ है, आगे 26वीं आईनी तरमीम का केस पड़ा हुआ है, आगे इमरान खान के केस पड़े हुए हैं, आगे आपके पास 6 फरवरी के इंतखाबात के केस पड़े हुए हैं, आपके पास तौहीन अदालतों के केस पड़े हुए हैं, आपके पास आईनी तशरीह के न जाने लातादाद केसेस पड़े हुए हैं। आप एक केस को इसी तरह चिपक कर हुकूमती मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे रहेंगे तो मेरे ख्याल में अवाम को अब इंसाफ नहीं मिलना। अवाम उम्मीद करना छोड़ दें कि पाकिस्तान की अदालतें उन्हें इंसाफ दे सकती हैं। इसके अलावा बात की जा रही है इमरान खान के हवाले से, उस पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। अली अमीन गंडापुर को बीच में लाने की कोशिश की जा रही है, अलीमा खान को बीच में लाने की कोशिश की जा रही है और फिर बुशरा बीबी को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो इमरान खान को मना लें कि माफी मांग लें। और इसी वजह से जो राना सनाउल्लाह ने डेलिबरेटली और प्लानिंग के तहत एक प्रोग्राम में ये कहा था कि इमरान खान अगर सिर्फ के दिल से माफी मांग ले तो उनको माफ कर दिया जाएगा। तो फिर जिनको आप लोगों ने मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं दी, क्या उनको क्यों नहीं माफ किया गया? और बाय द वे राना सनाउल्लाह साहब, आपके पास ऐसा कौन सा स्टेथोस्कोप है कि आप उनके दिल पर रखेंगे, वो कहेगा माफी और आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान ने तो सिर्फ के दिल से माफी मांग ली है? क्या इमरान खान पागल है जिसने इस वक्त पूरी रियासत को चंद सोशल मीडिया के लोगों के जरिए तिगनी का नाच नचा रखा है? क्या उसको आप इस तरह झुका सकोगे? मैं इमरान खान का हामी नहीं हूं, इमरान खान की पॉलिसीज का शदीद तरीन नाकिद हूं, लेकिन आप जो रास्ता अख्तियार कर रहे हो वो गलत है। इमरान खान कतन सियासी खुदकशी नहीं करेगा, इमरान माफी नहीं मांगेगा। माफी मांगने पर वो जेल को तरजीह देगा, न सिर्फ इमरान खान बल्कि बुशरा बीबी भी, क्योंकि बुशरा बीबी समझती हैं कि उन्होंने जितनी जिल्लतें बर्दाश्त करनी थी कर ली, अब आखिरी घड़ी पे यानी असर के टाइम पे आके अब रोजा तोड़ने का क्या फायदा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।